हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपिसोड 7 ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज़। तो इस एपिसोड में हम डिटेल में देखेंगे बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे वर्क करता है, क्या इसके बेसिक्स होते हैं। हम कोई इंडिकेटर की बात नहीं करेंगे, ना ही कैंडल स्टिक्स की बात करेंगे इस एपिसोड में। ओनली एंड ओनली टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स। ओके, कैसे काम करता है, लॉन्ग टर्म में काम करता है या फिर शॉर्ट टर्म में काम करता है, क्या इसका कंसेप्ट होता है, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड। ओके, तो एनालिसिस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, जो हम करते हैं जब हमने लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है तब। तो हमें पता होना चाहिए कि कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है, यानी कंपनी के ईपीएस कितना है, कंपनी के प्रॉफिट्स में ग्रोथ हो रही है या फिर नहीं हो रही है, कंपनी क्या प्रोडक्ट जो है वो आने वाले टाइम में मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा। ये सारी बातें जो होती है ये होती है फंडामेंटल एनालिसिस। ओके, और इन केस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस हम सिर्फ कंपनी के स्टॉक प्राइजेस पे नज़र रखते हैं कि पहले यानी पास्ट में जो स्टॉक प्राइजेस कंपनी के मूव हुए हैं उसको हम देखते हुए फ्यूचर के प्राइजेस प्रिडिक्ट करते हैं, बस डेट्स इट। ओके, यही टेक्निकल एनालिसिस होता है। ओके, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक साथ ही साथ जो पास्ट की प्राइजेस जैसे मैंने कहा तो उसमें कई सारे पैटर्न्स बनते हैं, कई सारे ट्रेंड्स बनते हैं, इसमें कैंडल स्टिक्स भी होती है, तो वो सारी बात होती है। बट मेनली टेक्निकल एनालिसिस में हम सिर्फ पास्ट की जो स्टॉक प्राइजेस मूव हुई है उसको एनालिसिस करके फ्यूचर में कैसा प्राइस मूवमेंट आने वाला है उसको प्रिडिक्ट करते हैं, बस। ओके, तो अब टेक्निकल एनालिसिस को बेसिक एक एग्जांपल से समझते हैं सबसे पहले। तो टेक्निकल एनालिसिस समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ओके, तो सपोज़ कीजिए एक मिस्टर बाबूराव है, वो क्या करता है, थाईलैंड जाता है फॉर वैकेशन एंड वहाँ पे वो डिनर के लिए कुछ रेस्टोरेंट्स ढूंढता है जहाँ पे उसको अच्छा खाना मिल सके। ओके, तो वो रेस्टोरेंट्स चेक करता है, बट उसको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, न ही वो बात कर सकता है उन लैंग्वेजेस में, और न ही वहाँ पे मेन्यूज़ में या फिर और भी कहीं पे भी हिंदी में लिखा हुआ है। ओके, और ना ही इसको इंग्लिश आती है। तो अब वो क्या करता है, बेसिकली सारे रेस्टोरेंट्स चेक करता है, जहाँ पे भी ज़्यादा भीड़ होती है उस रेस्टोरेंट को कंसीडर करता है एंड जहाँ पे भीड़ नहीं होती है उनको कंसीडर नहीं करता है। ओके, एंड फाइनली वो खाना खा लेता है जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है, ये समझ के कि वो सारे जो भी लोग हैं वहाँ पे बैठे हैं उनको खाना अच्छा लग रहा है तो इसको भी खाना अच्छा लगेगा। तो सेम ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस भी वर्क करता है। वो कैसे, सपोज़ कीजिए ये प्राइस मूव हो रही है एक पर्टिकुलर स्टॉक की। ओके, प्राइस मूव कैसे होती है ये हमने एपिसोड 1 में ही देख लिया था। ओके, तो ये प्राइस मूव हो रही है एंड आप देखेंगे जैसे ही इस लेवल को टच हो रही है वो वापस डाउन जा रही है, फिर टच हो रही है वापस डाउन जा रही है। तो यहाँ पे हमने ऑब्ज़र्व किया, यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया, तो हम ये सोचते हैं कि यहाँ पे जैसे ही टच हो रही है तो लोग सेल कर रहे हैं, राइट, तभी प्राइस डाउन जा रही है। यहाँ पे भी जैसे ही वापस टच हुआ लोग सेल कर रहे हैं तो डाउन जा रही है। एंड यहाँ पे भी हम सोचेंगे कि लोग अगर सेल कर रहे हैं तो वापस वो सेल करेंगे, तो हम भी उनके साथ क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे ही आती है प्राइस हम सेल कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरह से रेजिस्टेंस, यानी यहाँ पे जब भी प्राइस टच होगी हम सेल कर देंगे, ये सोच के कि बाकी लोग भी सेल कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे। ओके, और सेम अगर बात करें डाउन लेवल की, तो इसमें अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे प्राइस टच होके वापस अप जा रही है, तो ये जो पर्टिकुलर लेवल है ये हम कह सकते हैं सपोर्ट, बिकॉज यहाँ पे प्राइस आते ही लोग बाय कर रहे हैं तो हम भी उनके साथ क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर लेवल पे बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी बेसिक कंसेप्ट पे चलता है टेक्निकल एनालिसिस, यानी मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो कर रहे हैं हम वही करके क्या सोचते हैं कि हम प्रॉफिट कमा सकें। ओके, जैसे कि यहाँ पे मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने क्या किया, सेल किया, तो हमने ऑब्जर्व किया, बिकॉज फर्स्ट टाइम पे अगर टच हो रही है यहाँ पे और वापस डाउन जा रही है तो हम कुछ कर नहीं सकते, बट वापस से ऐसे हुआ एंड वापस से अगर फिर हम एक लाइन बना देंगे एंड वो हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस, यानी इस पर्टिकुलर लेवल पे आते ही लोग सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो डेट्स वाई हम भी उनको देख के सेल करेंगे एंड प्रॉफिट अर्न करेंगे। ओके, एंड सेम केस है सपोर्ट के केस में भी, यहाँ पे आते ही क्या होगा, लोग परचेस कर रहे हैं वापस शेयर्स को, यानी बाय कर रहे हैं, वापस से हमने चेक किया तो ये हमारा लेवल क्या हो गया, सपोर्ट। ओके, मैं आपको बता नहीं रहा रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या होता है, डिटेल में आगे देखेंगे, बट मैं जस्ट आपको एक क्लैरिटी दे रहा हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे वर्क करता है। ओके, बाकी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम डिटेल में आने वाले एपिसोड्स में कवर करेंगे। ओके,
सो टेक्निकल एनालिसिस क्या हो गया, बेसिकली एक तरह की टेक्निक हो गई जिससे हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? बेस्ड ऑन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक्शन। यही हमने किया था। जैसे ही लोगों ने सेल ऑफ किया था, हमने वो पॉइंट मार्क कर दिया, एक लाइन बना दी, एंड आने वाले टाइम में जब भी उस पर्टिकुलर प्राइस लेवल आया तो हमने वही किया जो लोग करते हैं, यानी सेल कर दिया था, राइट, जिसको रेजिस्टेंस भी कहते हैं, बट डिटेल में हम आने वाले एपिसोड्स में कवर करेंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस कैसे वर्क करता है। ओके, तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स के जो एक्शंस हैं उससे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो इस पर्टिकुलर टेक्निक को कहा जाता है टेक्निकल एनालिसिस। ओके, और ये हम कैसे करते हैं? ऑब्वियसली बाय चार्ट्स, ओनली एंड ओनली चार्ट से हम ये कर सकते हैं। इंडिकेटर्स जो होते हैं वो भी चार्ट्स पे ही अप्लाई होते हैं। तो बेसिक हमारा जो एनालिसिस होता है ये ओनली चार्ट्स का ही रहता है। और इन केस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस उसमें कोई एंड नहीं होता। हम कंपनी के बारे में जानते हैं, कंपनी के प्रॉफिट के बारे में, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और भी कई सारी पॉलिसीज़, बहुत सारी चीज़ें हम चेकआउट करते हैं इन केस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। और फंडामेंटल एनालिसिस की जो स्टार्ट है हम बाद में करेंगे जैसे ही टेक्निकल एनालिसिस ख़त्म होगा। ओके, तो क्लियर है टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। नेक्स्ट, अब हम और कुछ चीज़ें समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। जैसे टेक्निकल एनालिसिस कभी भी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए अप्लाई नहीं करते, बिकॉज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस होता है। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब कंपनी अच्छी है या फिर नहीं। कंपनी अच्छी है एंड उसके प्राइजेस अगर बढ़ भी जाएं देन ऑल्सो हम सेल नहीं करते, बिकॉज वो हम जानते हैं कि आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा बढ़ेगी ही कंपनी। ओके, तो जब तक फंडामेंटल्स में कुछ चेंज नहीं आता, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हम कुछ चेंज नहीं करते। तो इसीलिए यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस वर्क नहीं करता, बिकॉज मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने अगर सेल आउट कर दिए शेयर्स एंड हमें लग रहा है कि कंपनी के फंडामेंटल्स और ज़्यादा अच्छे हैं, अभी तक कुछ चेंज नहीं आया है, तो हम उल्टा और प्राइजेस गिरते ही बाय करना लग जाते हैं। ओके, इसीलिए कह रहा हूँ यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस वर्क नहीं करता इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। बट टेक्निकल एनालिसिस हमेशा काम करता है इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म ट्रेड्स। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में आप प्रॉफिट बना सकते हैं बाय टेक्निकल एनालिसिस। तो जो टेक्निकल एनालिसिस में जो रिटर्न पर ट्रेड होता है वो कम होता है, बिकॉज शॉर्ट टर्म ट्रेड्स होते हैं उसमें ही टेक्निकल एनालिसिस यूज़ किया जाता है। एंड शॉर्ट टर्म में कभी भी शेयर इतना ज़्यादा मूव नहीं दे सकता जितना एक लॉन्ग टर्म में मूव दे सकता है शेयर, और वो आप देखेंगे आगे आने वाले एग्जांपल्स में, तो वो आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। फ़िलहाल एक एग्जांपल लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस का। तो ये SBI का चार्ट है और ये 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे है। टाइम फ्रेम क्या होता है, मतलब ये जो कैंडल्स बनी हुई है या फिर जो आप कह सकते हैं ये जो प्राइजेस है ये हाफ आवर्स की है। ओके, तो ये क्लियरली आपको तब समझ में आएगा जब मैं कैंडलस्टिक्स पढ़ाऊंगा। अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, सिर्फ इतना समझना है आपको। आने वाले कुछ एपिसोड्स में आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगा कि कैंडलस्टिक्स कैसे वर्क करती है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं ये वैसे ही कुछ पैटर्न बन रहा है जैसा मैंने पिछली स्लाइड में बताया था आपको। ये जो पैटर्न बन रहा है एकदम जिगजैग टाइप, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया। ओके, पहले हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे जैसे ही टच हुई वापस सेल आउट कर दिया हमने भी, जैसे ही मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने भी सेल किया तो हमने भी सेल कर दिया। एंड जैसे ही नीचे गई फिर वापस प्राइजेस अप गई, वापस वही ये इसी रेंज में क्या कर रही है, प्राइस मूव कर रही है। तो हम अपना प्रॉफिट ईजिली जनरेट कर सकते हैं बाय दिस, या फिर हम एक तरह से ऐसे भी कर सकते हैं जैसे ही प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, इस पर्टिकुलर ट्रेंड को तोड़ा प्राइस ने, तो हम एंट्री ले सकते हैं, बिकॉज हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे ही ये प्राइस टूट गई, यानी इस पर्टिकुलर प्राइस से इस पर्टिकुलर लेवल से ऊपर आ गया ये शेयर, देन इसका मतलब है कि अब मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो गए हैं बाय करने की साइड, एंड उन्होंने क्या किया, ये जो पास्ट का ट्रेंड है वो ब्रेक कर दिया। ओके, जिसको कहा जाता है ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट में क्या होता है, बेसिकली जैसे ही ये ब्रेक हुआ एंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है अपसाइड। अब वो आए ना आए वो अलग बात है, बट अब प्रोबेबिलिटी हाई रहती है कि अपसाइड मूव अच्छी खासी आ सकती है। तो आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन जो यहाँ टच हो रही है, ये जो लाइन है, एक सेकेंड, ये जो लाइन है ब्लैक कलर वाली,
जो ट्रेंड है हमारा, इसके यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हिट नहीं हुआ स्टॉप लॉस हमारा, एंड प्राइस जो है वो अपसाइड मूव करती गई, एंड हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम पूरा का पूरा ये प्रॉफिट कभी नहीं ले सकते, ये मैंने आइडियल सिचुएशन क्रिएट की है, बट ऐसा कभी नहीं होगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेकआउट में एंट्री ले सकते हैं, एंड यहाँ पे कहीं जाके आप एग्जिट कर देंगे, ओके। बिकॉज हमें नहीं पता होता कि प्राइजेस कब तक अपवर्ड जाएगी, बिकॉज जैसे ही यहाँ पे हल्का सा नीचे गया, हम सोचेंगे कि अब नीचे ही जाएगा तो हम सेल कर देंगे, या फिर यहाँ पे जैसे नीचे गया है प्राइस तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि अब नीचे जाएगा तो अब सेल कर देंगे। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो सिचुएशन है, ये इतना सारा प्रॉफिट कभी नहीं आता, ये एक आइडियल सिचुएशन मैंने ली है। बाकी कुछ लोग यहाँ पे सेल कर देंगे, कुछ लोग यहाँ पे सेल कर दिए, कुछ लोग यहाँ पे, और देख भी सकते हैं ऐसा ही हुआ है। बिकॉज ये जो प्राइस डाउन गई है, ये ऐसे ही नहीं गई है, बिकॉज लोगों ने सेल किया है, इसलिए ये प्राइस डाउन गई है, ओके। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था टेक्निकल एनालिसिस का। अब ये जो मैंने कहा था रिटर्न पर ट्रेड कम रहता है, इसको मैं प्रूव करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ एंट्री ली होगी एंड यहाँ कहीं सेल कर दिया होगा, 20 रुपये 30 रुपये पर शेयर का हमने प्रॉफिट कमाया होगा। बट इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं पिडलाइट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी कम प्राइस है, लेस देन 20 रुपीज़ भी है आई थिंक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना बड़ा मूव आया है। आज की जो प्राइस है वो है 2134। तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको हमेशा लॉन्ग टर्म में ही देखने को मिलेगा। टेक्निकल एनालिसिस से कभी आप इतना ज़्यादा प्रॉफिट रिटर्न कमा नहीं सकते एक पर्टिकुलर ट्रेड में, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं MRF लिमिटेड। ये भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मूवमेंट आई है शेयर्स में। आज का जो प्राइस है वो 80,648.5 है। बट अगेन ये कोई मैजिक नहीं है कि सारी कंपनीज़ में आपने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया 5, 8, 10 साल, 20 साल, 30 साल। ऐसा हर कंपनी के साथ नहीं होगा। आपको फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे कंपनी के, कि कंपनी के फंडामेंटल्स यानी कंपनी का प्रोडक्ट कितना कैपेबल है, आने वाले टाइम में वो चलेगा या फिर नहीं चलेगा, या फिर कंपनी की जो प्रॉफिट्स ग्रोथ है वो कैसी है, रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है ईयर वाइज। तो ये सारी बातें भी हमें चेकआउट करती रहनी पड़ेगी, तभी ऐसा रिटर्न आप कमा सकते हैं बाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसीलिए अगर आपने गलत किया फंडामेंटल एनालिसिस, देन आपको ऐसे रिटर्न्स भी कुछ मिल सकते हैं, जैसे रिलायंस पावर हो गया या फिर वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ हो गया। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको हैवी लॉसेस भी हो सकते हैं इवन इफ़ इन लॉन्ग टर्म ट्रेड्स। बट अब आप इतना समझ गए होंगे कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेड है उसमें इतना ज़्यादा रिस्क नहीं रहता जितना शॉर्ट टर्म ये जो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे जो होता है उस पर रहता है। बिकॉज इस पर हम खुद नहीं अपना कुछ एनालिसिस कर रहे हैं, इसमें टेक्निकल एनालिसिस में हम सिर्फ मार्केट पार्टिसिपेंट्स को देख रहे हैं एंड उनके साथ उनके जो एक्शंस हैं उसको फॉलो कर रहे हैं एंड प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो इसमें आपका लॉस ज़रूर हो सकता है काफ़ी ज़्यादा, एंड रिस्क भी जो होता है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा रहता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के मुकाबले, ओके। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर आपने फंडामेंटल एनालिसिस इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया, देन आप इजीली ऐसे रिटर्न्स कमा सकते हैं। बट आपको थोड़ी सी रिसर्च अपनी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ओके। नेक्स्ट इज़ होल्डिंग पीरियड जो होता है वो। होल्डिंग पीरियड आपका हो सकता है फ्यू मिनट्स से लेके फ्यू वीक्स तक। जो टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हैं उनका होल्डिंग पीरियड इतना रह सकता है, ओके। अब ये कोई रिजिड रूल नहीं है कितने वीक्स होने चाहिए, अलग अलग डिपेंड करता है सिचुएशन वाइज, शेयर वाइज, ओके। तो फ्यू मिनट्स से लेके फ्यू वीक्स तक ये हो सकता है। एंड रिस्क जो है, जो मैंने पहले ही बताया, इसमें हाई रहता है टेक्निकल एनालिसिस में, बिकॉज आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड्स कैच करने पड़ते हैं। तो आप अपनी कैपिटल एक दिन के अंदर या फिर एक हफ्ते के अंदर भी पूरी की पूरी उड़ा सकते हैं, ओके। आपकी कैपिटल पूरा का पूरा आपका लॉस भी हो सकता है। बट इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिर भी आपकी कैपिटल काफ़ी लंबी चलेगी, एंड अगर लॉस भी होना होगा तो काफ़ी लंबे समय के बाद होगा, ओके। अब ये जो रिस्क है ये कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ अपनानी पड़ेगी, जो हम आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। तो आपको सिंपल सा बता देता हूँ क्या एक सिंपल सी स्ट्रेटजी होती है कि आपको जो लॉस है अपना वो कट करते जाना है फटाफट। यानी आपको लॉस फटाफट, अगर आपको लग रहा है कि आने वाले मतलब अगर आपको होल्ड करेंगे तो और ज़्यादा लॉस होगा, तो इतना ज़्यादा हमें वेट नहीं करना है, हमें अपने लॉसेस कट करते जाना है एंड आइडेंटिफाई करनी है अनदर अपॉर्चुनिटी जिसमें आप प्रॉफिट ज़्यादा कमा पाएँ। बिकॉज लॉस तो इसमें होगा, किसी न किसी ट्रेड में आपको लॉस 100% होगा। हो सकता है आप 10 ट्रेड लें उसमें से 3 में लॉस हो जाए, हो सकता है आप 10 ट्रेड लें उसमें 7 में लॉस हो जाए, ओके।
तो आपको क्या करना है, लॉस अपने फटाफट कट करने हैं एंड फटाफट नई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है जिससे आप वो लॉस तो कवर कर ही लें एंड एक्स्ट्रा कुछ रिटर्न्स भी कमा लें। ओके, तो रिस्क मैनेजमेंट जो होता है वो आने वाले एपिसोड्स में हम और ज़्यादा डिटेल में सीखेंगे कि कैसे रिस्क को कम किया जाता है। ओके, अब बात करते हैं कि ये कौन कौन से एसेट्स पे एप्लीकेबल होता है। तो ये सारे ही एसेट्स पे एप्लीकेबल होता है, लाइक इक्विटीज़, कमोडिटीज़, फॉरेन एक्सचेंज एंड और भी कोई एसेट हो सकता है जिसमें इस तरह के कुछ फीचर्स हो, जिसमें आपका ओपन प्राइस हो। ये क्या होता है, बेसिकली प्राइस मूवमेंट होना चाहिए जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकें प्राइस कितने पे ओपन हुआ, कितना उसने हाई बनाया एंड जो लो गया वो कितना गया एंड क्लोज कितने पे हुआ। ये 4 चीज़ें अगर आप किसी भी एसेट की पता लगा पा रहे हैं जो चेंज होती है, देन आप उस पर क्या कर सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस का जो कंसेप्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर चाहे वो इक्विटीज़ हो, चाहे कमोडिटीज़ हो या फिर फॉरेन एक्सचेंज हो, किसी पे भी एसेट क्लास पे आप ये कंसेप्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, बट इन केस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस उसमें आप ऐसे नहीं कर सकते, बिकॉज कमोडिटीज़ वगैरह में अलग चीज़ें होती है, उसके फंडामेंटल्स चेक करने की तरीके अलग होते हैं स्टॉक मतलब कंपनीज़ को चेक करने के तरीके से। ओके, तो इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस किस किस पे एप्लीकेबल होगा, इक्विटीज़, कमोडिटीज़, फॉरेन एक्सचेंज एंड और भी कई सारे एसेट्स जिसमें क्या होता है, ये 4 पॉइंट्स पता हो हमें कि ओपन कितने पे होता है एंड हाई कितना जाता है। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम टेक्निकल एनालिसिस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो लगा पाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज जो कंसेप्ट है वो तीनों का ही सेम रहेगा। जैसे हम स्टॉक्स पे अप्लाई करेंगे सेम टू सेम कमोडिटीज़ पे होगा, सेम टू सेम फॉरेन एक्सचेंज पे होगा। बिकॉज कंसेप्ट में क्या है, पास्ट ट्रेडिंग डाटा यानी प्राइस एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है ये हमने देख लिया है, वापस रिपीट नहीं करते हैं। तो प्राइस एंड वॉल्यूम जो पास्ट का है उसी को हम एनालाइज करते हैं एंड फ्यूचर मूवमेंट्स ऑफ द सिक्योरिटी को प्रिडिक्ट करते हैं एंड प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अब इसमें कुछ अजम्पशंस हैं। वो अजम्पशंस क्या है, सबसे पहला अजम्पशन जो है वो है हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, यानी हिस्ट्री जो है वो रिपीट होगी वापस। तो ये है इसका पहला अजम्पशन, जिसमें क्या होता है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स जैसे ही रिएक्ट करते हैं प्राइस मूवमेंट के साथ वैसे ही वो मूवमेंट्स करेंगे आने वाले फ्यूचर में। तो ये हम एज्यूम करते हैं, जैसे हमने वो एग्जांपल में देखा था जिगजैग लाइन में कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स उस पॉइंट पे सेल कर रहे थे, तो आने वाले टाइम में भी उस पॉइंट पे सेल करेंगे, ऐसा हम एज्यूम करते हैं, तभी हम अप्लाई करते हैं ये प्रिंसिपल्स। ओके, तो पहला एजम्पशन ये है। एंड इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एक और चीज़, ये सपोज़ कीजिए कि ये जो प्राइस लाइन ऐसे चल रही है, यानी शेयर की प्राइस जो है वो अपवर्ड मूव करती जा रही है, तो हम यही एज्यूम करते हैं जैसे ये अभी मूव कर रही है वैसे ही फ्यूचर में करेगी। ऑब्वियसली एक ऐसा टाइम आएगा जब प्राइस वापस डाउन जाएगी, बट हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि ये प्राइस जो मूव कर रही है एंड ये ऐसे ही कुछ टाइम तक करेगी, ताकि हम यहाँ पे एंट्री कर दें एंड यहाँ पे एग्जिट कर दें ताकि प्रॉफिट अर्न हो जाए। यहाँ पे एंट्री कर दें, यहाँ पे एग्जिट हो जाए तो प्रॉफिट अर्न कर लें। और हमें करना क्या है, प्रॉफिट से मतलब है हमें एट द एंड लाइन कहाँ जाती है उससे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज हमें क्या करना है, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स करने हैं ऑब्वियसली, राइट। तो ये आप देख सकते हैं अप ट्रेंड है, तो ये हम सोचेंगे कि अप ट्रेंड ही रहेगा कुछ समय तक, बिकॉज हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। उसी तरह डाउन ट्रेंड पे भी यही एजम्पशन रहेगा, बिकॉज इसमें क्या होता है, जैसे ही प्राइस बढ़ता रहता है तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स के एक्शंस को कॉपी करते हुए जो रिटेलर्स होते हैं या फिर और लोग होते हैं वो और ख़रीदते रहते हैं, इसीलिए जितनी प्राइस होनी चाहिए थी उससे भी कई ज़्यादा ऊपर निकलती रहती है। ओके, एंड डाउन ट्रेंड में क्या होता है, जैसे ही वो सेल करते जा रहे हैं तो हम भी और ज़्यादा सेल करते जा रहे हैं एंड पैनिक और ज़्यादा क्रिएट होता है एंड जितनी होनी चाहिए थी उससे भी डाउन चली जाती है स्टॉक प्राइजेस या फिर इंडेक्स। ओके, तो इसका रीज़न क्या है, बिकॉज ह्यूमन रिएक्शन है, ये एंश्योर करता है कि प्राइस हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पशन है वो हमारा वैसा ही है जो हमने अभी अप ट्रेंड वगैरह देखा था। तो प्राइस मूव्स इन ट्रेंड, यानी जो प्राइस ट्रेंड में चल रही है वो वैसे ही चलेगी, हम एज्यूम करते हैं ऐसा। ओके, तो जैसे ही ट्रेंड एस्टेब्लिश हो जाता है उसके बाद प्राइस मूव करती है इन दैट ट्रेंड डायरेक्शन।
ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जब डाउन चली जाएगी, बट हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि ये अपसाइड ही मूव करती है एंड हम खरीदते जाते हैं एंड इसीलिए प्राइस आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है, अगर उतनी नहीं जानी चाहिए थी फिर भी चली जाती है एंड उसके बाद रियलाइज़ होता है एंड लोग सेल करते हैं, देन हम सेल करते हैं और उसके बाद प्राइस नॉर्मल आती है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड की सिचुएशन क्रिएट हुई थी, जो डाउन ट्रेंड था, तो डाउन ट्रेंड जितना जाना चाहिए था उससे भी ज़्यादा चला गया था बिकॉज ऑफ पैनिक। ओके, तो इसीलिए ये एजम्पशंस होते हैं कि प्राइस मूव्स इन अ ट्रेंड। एपिसोड में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ चार्ट, जो लाइन चार्ट होता है या फिर कैंडल स्टिक्स होती है, ये कैसे वर्क करती है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, यानी एपिसोड नंबर 8।